एक शिक्षक के लिए खुशी की बात तब होती है जब वो किसी के लिए मेहनत करे और उस मेहनत से उनको फ़ायदा हो सके जिनके लिए उसने मेहनत की थी। तो आज जो है ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में हमने आप लोगों के लिए बहुत सारी मेहनत की थी और उसका फल आज देखने को मिला है। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती 2026 से 24 जून फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न ही आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे साथी एग्जाम देकर आए हैं और उन्होंने बहुत सारे प्रश्न हमको भेजे हैं। अभी आपको दिखाते हैं अपनी क्लासेस से कितने सारे प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में आए हैं और अपने सुपर सिलेक्शन नोट्स से 80% आज का जो पेपर है वो अपने सुपर सिलेक्शन नोट्स से फंसा है। आपको स्क्रीनशॉट भी हम दिखा देंगे। फिलहाल वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे हम सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान से। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये रहा आज का पहला प्रश्न। भारत में यूरोपीय व्यापारियों नील बागानों के विरुद्ध नील आंदोलन कब हुआ था? तो भारत में जो यूरोपीय व्यापारी आए थे वो नील व्यापारी जो थे वो जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे, तो उनके विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? ये प्रश्न बना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर 1859 हो जाएगा। ये प्रश्न जब हम आपको नील दर्पण उपन्यास के बारे में बता रहे थे कि भाई दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण लिखा गया है, तब हमने आपको इसकी एग्जैक्ट डेट भी बताई थी और ये भी बताया था कि ये आंदोलन किसके लिए हुआ था, है ना। तो जब गांधी जी को पढ़ा रहे थे ना नील आंदोलन गांधी जी वाला, तभी आपको बताया था इसकी शुरुआत 1859 से हो गई थी। बाद में गांधी जी भी इसमें आकर के जुड़ गए थे। चलिए अब इस प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दे देते हैं। यहाँ से देखिए, तो व्यापारियों स्पेशली यूरोपीय नील बागान मालिकों के शोषण के विरुद्ध किसानों द्वारा किया गया विरोध नील आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 1859 में हुई थी। इस ऐतिहासिक किसान आंदोलन से जुड़ी कुछ बातें देख लीजिए। तो ये 1859-60 के दौरान शुरू हुआ था बंगाल में। कारण क्या था? तो यूरोपीय बागान मालिक किसानों को अपनी उपजाऊ जमीन पर मजबूरी में नील की खेती जो है जबरदस्ती करवाते थे। अच्छा, नील की खेती से होता क्या था? तो नील की खेती करने से उनका जो भूमि थी वो बंजर हो जाया करती थी, फिर इस पर कुछ नहीं होता था। फिर इसका विरोध 1859 से ही चालू हो गया था। दीनबंधु मित्र ने इन नील किसानों को देखते हुए उनके ऊपर एक किताब लिखी थी, नील दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पर इन नील जो किसान हैं इनके बारे में जो है बताया गया था कि इनकी कैसी दयनीय स्थिति है, उसके बारे में जो 1859 में आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं और अगले प्रश्न की ओर। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स से एग्जाम में आज मेरे भाई 80% प्रश्न सीधे सीधे फंसे हैं। एक भाई हैं धीरज शर्मा जी, वो तो इतने एक्साइटेड हो गए थे, उनके 81 नंबर आ रहे हैं काट पीट करके। इतने एक्साइटेड हो गए थे कि फोन ही लगा दिया उन्होंने कि सर आज तो मजा ही आ गया, 81 नंबर मेरे आए हैं और जो आपने दिया था उसमें से सीधे सीधे प्रश्न आज देखने को मिले हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बताने से पहले आपको वो स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं, जिससे कि आपको ये विश्वास हो जाए कि हाँ सर के नोट्स में से प्रश्न आए हैं। वो आप यहां पर देख सकते हैं। ये कुछ भाइयों ने प्रश्न भेजे हैं, देखिए। तो ये प्रश्न हमको कहाँ से मिले हैं वो भी आप लोग देख लीजिए। जो है व्हाट्सएप पर बहुत सारे भाइयों ने ये प्रश्न भेजे हैं। देखो, परशुराम लक्ष्मण संवाद से 5 प्रश्न आए थे। स्वामी का विलोम आर्टिकल 371, ये आर्टिकल 371 तो कल शाम को ही करवाया है। ठीक है, पॉलिटी वाले नोट्स में है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, ये कुछ प्रश्न भेजे हैं भाई ने कि फीमेल में जो है गर्भ निरोधक का मतलब जो ऑपरेशन होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गर्भ निरोधक ऑपरेशन को क्या कहते हैं। ठीक है, और देखिए आपके नोट्स से हिंदी और इंग्लिश पोएट्री एंड पोएम पूरा के पूरे सवाल थे। ठीक है, ये भाई के कौन है? राहुल जी, इनका कहना है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ लेते हैं और कुछ लोगों ने भेजे हैं। देखिए ये देखिए 5 नंबर का हिंदी गद्यांश था और 5 नंबर के इंग्लिश गद्यांश पोएट्री थी। बिल्ली वाली, बिल्ली के बच्चे की इंक कहा जाता है, वो वाला सवाल था। ये भी हमने अपने नोट्स में कराया हुआ सेम टू सेम। और एक येलो कलर वाला, मतलब कि उसमें स्टोरी में एक के बाल येलो कलर के थे, वो भी हमने कराया था, तो वो भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं एक और भाई ने बढ़िया से लिख करके प्रश्नों को भेजा है। भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये धीरज शर्मा जी हैं, इन्हीं के 82 नंबर आए हैं। ठीक है, उसके बाद में ये आप देख सकते हैं 343 आर्टिकल आया था, 371 ABCD आया था। बाकी ये क्वेश्चन मिसबिल स्टोरी आई थी। ठीक है, अब आप यहाँ पर हमारे नोट्स का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जहाँ पर हम आपको बता दें कि आज कौन कौन से क्वेश्चन सीधे सीधे नोट्स से आए हैं। आर्टिकल 371 वाला अभी ऊपर बता रहे थे ना, आर्टिकल 371 इन्होंने भेजा, उन्होंने भेजा है। देखो आर्टिकल 371 141 नंबर पर हमने करा रखा है। जो हमने 150 प्रश्न दे रखे हैं, कल शाम को पॉलिटी की PDF दी थी, उसमें देख लेना। 141 नंबर पर आर्टिकल 371 के बारे में बताया था। अच्छा, ये इंग्लिश की स्टोरी देख लीजिए। देखिए इंग्लिश स्टोरी ये बता रहे थे ना कि उसके मतलब कि बिल्ली के बच्चे का क्या नाम था, तो ये देखो ऑलरेडी करा रखा, बिल्ली के बच्चे का नाम इंक था, अभी भाई ने बताया है। ठीक है, उसके बाद में येलो कलर वाला जो बता रहे थे कि पीले कलर का बाल जो है उनके बच्चों जो 4 बच्चे पाल रखे थे जानवरों के, उस वाली कहानी से 4 प्रश्न आए थे और चारों प्रश्न हमने करा रखे हैं ऑलरेडी अपने सुपर सिलेक्शन नोट्स में, ये आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में और नीचे आ जाइए।
ये देखिए, ये मैथ के प्रश्न की बात करें, ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 जो हमने कराया है, उसमें आपको हमने ताश के पत्ते वाले पूरा प्रोसेस समझा दिया था कि ताश के पत्तों में क्या क्या होता है, कितने फेस कार्ड, कितने येलो कितने रेड कलर के कार्ड होते हैं, कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। आज 2 प्रश्न ताश के पत्ते से पूछा गया है और ये दोनों प्रश्न मेरे भाई अभाज्य संख्या वाला और ताश के पत्ते वाला, ये दोनों प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में करा रखा है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न, अभी स्क्रीनशॉट लगाने बैठ जाएंगे ना तो पूरी वीडियो स्क्रीनशॉट पर ही बन जाएगी मेरे भाई, ठीक है ना। तो इतना आप समझ लीजिए। ये देखो चुंबक वाला, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, ऑलरेडी करा रखा है, ठीक है, कि दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती है। देखो ये सीधे अतुल शुक्ला सर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये सारे प्रश्न आज पूछे गए हैं। अब एनालिसिस की ओर चलते हैं और धीरे धीरे आपको बताते चलेंगे कि हाँ ये प्रश्न अपने नोट्स से आए थे कि नहीं आए थे। फिलहाल अगर आपका एग्जाम है, आपके एग्जाम में 2 दिन का भी समय बचा हुआ है, तो आप अभी भी कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मात्र 149 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। आपने नोट्स की क्वालिटी तो देख ही ली है और कंटेंट भी देख लिया है। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही हम आपको देते हैं मात्र 149 रुपए में। बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, 5 सब्जेक्ट के कंप्लीट थ्योरी नोट्स मिल जाएंगे, साथ साथ में हिंदी और इंग्लिश की पूरी कहानियां भी मिल जाएंगी, जिससे कि आप अच्छे से पढ़ करके जा सकें। गद्य खंड पद्य खंड 5-5 नंबर के आ रहे हैं तो 10 नंबर आपके यहां से क्लियर हो जाएंगे। और जो हमने नोट्स करा रखे हैं, जो क्वेश्चन करा रखे हैं, उसमें से ही पूरे 10 नंबर आ जाएंगे। देखो बिल्ली वाला भी इंक वाला हमने बताया था, ठीक है ना। ठीक है, इसके अलावा 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 से मैथ के सीधे सीधे 2 प्रश्न आए हैं, बहुपद वाले प्रश्न भी आए हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल अलग से करा रखा है, उसके प्रश्न भी आए हैं, तो मैथ के लिए भी आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। इसके अलावा लगभग 1600 से 1700 एमसीक्यू करवा चुके हैं टॉपिक वाइज, तो वो सारे एमसीक्यू भी आपको मिल जाएंगे। कैसे प्राप्त करना है, कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 149 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है 7052547003। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत इसी नंबर से आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक सेंड कर दी जाएगी, यहाँ पर आगे के सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे। और ध्यान रखना, सामान्य अर्हता परीक्षा एमपी पुलिस वाली, उसके लिए भी नोट्स बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग ये नोट्स लेकर के, अभी आपके जितने नंबर भी आ रहे हो टेस्ट में, उससे कम से कम 15 से 20 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि हम एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न नहीं करवाते हैं जो एग्जाम में छपे मिलते हैं, और वो आपने उदाहरण देख लिया है, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 343 की बात की गई थी। अनुच्छेद 343 राजभाषा से संबंधित है, जो हमको ये बताता है कि भाई भारत की राजभाषा क्या होगी, कौन कौन सी लिपि होगी और कौन कौन से नंबर हम यूज करेंगे। तो देखो संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा से संबंधित है। इसके अनुसार राजभाषा और लिपि की बात करें तो राजभाषा हमारी लिपि देवनागरी है, राजभाषा हमारी हिंदी है। नंबर की बात करेंगे तो 1 2 3 का नंबर का प्रयोग किया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 343 में बताया गया है, ठीक है। अब अनुच्छेद 269 भी पूछा गया था कि 269 का संबंध किससे है, तो टैक्स से संबंधित है 269, जो हमको ये बताता है भाई जो ऐसे टैक्स जो केंद्र सरकार के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं लेकिन राज्यों को बांट दिए जाते हैं, वो आर्टिकल 269 में बताया गया। ये प्रश्न आज पूछा गया था। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 269 टैक्सेस से संबंधित है, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है, लेकिन उनसे प्राप्त राजस्व को अंततः राज्यों को प्रदान कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें यहां पर दी गई हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 371 अभी कल ही कराया था और नोट्स में भी दिया गया था, देखिए आज पूछ लिया है। कह रहे हैं कि अनुच्छेद 371 ABCD का जो है मैचिंग करने के लिए आया था, कौन कौन से राज्यों में ये लगता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के विभिन्न खंड हैं ABCD, अलग अलग राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 371A की बात करेंगे तो ये नागालैंड से संबंधित है। इसके तहत नागा लोगों के सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों और भू स्वामित्व की सुरक्षा दी जाती है। वही 371B की बात करेंगे तो ये असम से संबंधित है, वहां के लोगों के बारे में बताया गया है। 371C की बात करेंगे तो मणिपुर से संबंधित है। 371D की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना से संबंधित है। इन राज्यों में शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए ये आर्टिकल बताता है। तो ये चारों हमने ABCD आपको बता दिए हैं, ये आज मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन आ गया था। अगला देखो, अगर कोई अपनी कंपनी दूसरे देश में स्थापित करता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विस्तार कहते हैं, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, दूसरे देश में कंपनी स्थापित करने या व्यापार का विस्तार करने को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विस्तार कहते हैं, या फिर हम इसको वैश्वीकरण भी कह सकते हैं। और ऐसा हमने आपको LPG वाली जो प्रश्न आया था उसमें हमने कराया था कि भाई भारत में पहले एक ही कंपनी थी जूते की, वो क्या थी, बाटा। आज आप नाइकी के शू और विभिन्न ब्रांड पहन रहे हैं, तो ये LPG पॉलिसी के तहत हुआ है, यानी कि विदेशी कंपनियां भारत में आई हैं, भारत की कंपनियां विदेश में गई हैं। तो इस प्रक्रिया को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विस्तार कहते हैं, और ये प्रश्न आज पूछ लिया है। अगला प्रश्न पूछा भाई जनगणना क्यों कराई जाती है, तो देखो जनगणना की बात कर लेते हैं। तो सरकार के द्वारा किसी देश या क्षेत्र में रहने वाले लोगों को व्यवस्थित रूप से गिनती करने और उनके बारे में विस्तृत जानकारी रखने के लिए, जैसे कि उम्र, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय, इसको एकत्रित करने के लिए जो है प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जनगणना कहते हैं। अच्छा, ऐसा किया क्यों जाता है, आवश्यकता क्यों है इसकी, तो देख लीजिए। यह कार्य देश के विकास और सुशासन के लिए किया जाता है। देखो हमारी वीडियो थोड़ी सी लेट आती है, थोड़ा वेट कर लिया करो, लेकिन कंटेंट आपको 1 नंबर मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न मिलेंगे और विथ डिटेल सॉल्यूशन मिलेंगे, जिससे कि आप
अच्छे से तैयारी कर सकें और आगे अगर इनमें से कोई प्रश्न आए तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो थोड़ा सा वेट कर लिया करो, ठीक है। चलो, तो जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर शिक्षा, रोजगार वगैरह प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। इन जैसी बुनियादी सुविधाओं लोगों को प्रोवाइड कराई जाती हैं और इनके लिए नीतियां बनाई जाती हैं। और इसका निर्धारण जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। लोकसभा सीटों का परिसीमन भी इसी आधार पर किया जाता है कि भाई किसकी जनसंख्या कितनी है, उसके आधार पर लोकसभा की सीटें प्रदान की जाती हैं, ठीक है ना। जैसा कि आपने भी देखा है भाई, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है तो उत्तर प्रदेश के पास में लोकसभा की सीटें ज़्यादा हैं, तो इसका भी जो है जनगणना का ये भी प्रभाव पड़ता है कि भाई लोकसभा की सीटों के निर्धारण में भी जनगणना काम आती है। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कितनी भाषाओं को अंतिम रूप से दर्ज किया गया है? तो टोटल 121 भाषाएं हैं। अगर देखो टोटल बात करें तो 121 भाषाएं हैं, लेकिन अनुसूचित की बात करें यानी कि जिनको शामिल किया गया है 7वीं अनुसूची में, तो आप बताएंगे 22। चलिए, दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भाषाई छंटनी और संपादन के बाद भारत में कुल 121 भाषाओं को अंतिम रूप से दर्ज किया गया है, जिसमें 22 अनुसूचित हैं जिनको शामिल किया गया है, 99 गैर अनुसूचित भाषाएं हैं। हालांकि यदि मातृभाषाओं की बात करें तो 19,569 मातृभाषाएं हैं। तो मातृभाषाओं से हमको मतलब नहीं है, 121 टोटल हैं और 22 अनुसूचित हैं, इतना ही आपको ध्यान रखना है। और जो 22 अनुसूचित भाषाएं हैं उनको भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। अगला देखिए, सेबी, इरडा, नाबार्ड के मुख्यालय कहाँ कहाँ हैं, इनके मुख्यालय भी पूछे गए थे, तो चलिए देख लेते हैं। और ये सेबी और इरडा के बारे में आपको पहले बता चुके हैं, नाबार्ड के बारे में भी बता चुके हैं। जब हम आपको पॉलिटी पढ़ा रहे थे, हम वो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे, तब कहा था भाई जिस तरह से नॉर्मल बैंकों के लिए यानी कि जैसे कि एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, इनके लिए आरबीआई होती है, उसी तरह से जो ग्रामीण बैंकें जो होती हैं उनके लिए नाबार्ड होता है। तब आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया था, स्थापना भी बताया था और इसका हेडक्वार्टर भी बताया था। आज देखिए पूछ रखा है, सेबी का हेडक्वार्टर भी बता रखा है आपको। देखिए, तो भारतीय वित्तीय और नियामक संस्थाएं सेबी, इरडा जैसे नाबार्ड, इनके प्रमुख कार्यालय अलग अलग शहरों में हैं। कहाँ कहाँ पर है वो देख लो। अगर सेबी की बात करते हैं, फुल फॉर्म हो जाएगा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। IRDAI की बात करेंगे तो भारतीय बीमा विनियामक बोर्ड विकास प्राधिकरण, इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। नाबार्ड की बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है, ठीक है। तीनों के मुख्यालय आज पूछ रखे थे और हमने आपसे कहा था कि 90% जो बैंक हैं उनका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। तो कुछ भी ना आए तो मुंबई पे तुक्का लगाना, वो मुंबई वाले आज 2 फंस गए, ठीक है ना। चलो अगला ब्रटलैंड रिपोर्ट कब पारित की गई थी, ये पूछा गया है। तो 1987 में ब्रटलैंड रिपोर्ट पारित की गई थी। ये हमने आपको पर्यावरण की PDF दे रखी है नोट्स वालों को, तो वहाँ पर देख लेना। ब्रटलैंड रिपोर्ट के बारे में आपको अच्छे से बताया है और पर्यावरण के 150 MCQ भी दे रखे हैं, उसमें भी ब्रटलैंड रिपोर्ट के बारे में बताया गया था। ओजोन संरक्षण के बारे में बताया गया है, ठीक है। अभी ओजोन के प्रश्न आगे मिलेंगे आपको। तो ब्रटलैंड रिपोर्ट, जिसे आधिकारिक तौर पर हमारा साझा भविष्य कहते हैं, वर्ष 1987 में जारी की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा नियुक्त विश्व पर्यावरण विकास आयोग WCED ने इसे प्रकाशित किया था। इस रिपोर्ट का मुख्य श्रेय नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री ग्रोम हॉरलेम ब्रटलैंड को जाता है। बाकी अब देखो, डेट पूछी थी 1987, याद रखिए। बाकी अब इनके बारे में इतना डिटेल जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। अगला, दिल्ली विधानसभा की शक्तियाँ। हमने कहा था भाई केजरीवाल की सरकार जो है, केजरीवाल की जो सरकार है उसमें उनकी पुलिस उनकी ही बातों को नहीं मानती। क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली में केंद्र सरकार का सिस्टम चलता है, तो दिल्ली में केंद्र सरकार है। तो आज पूछा गया था भाई दिल्ली में जो सरकार है वो किस पर कानून बना सकती है, किस पर नहीं बना सकती है, और कथन वाले प्रश्न आपको दिए गए थे। तो ऐसे प्रश्नों के बारे में इसीलिए कहते हैं कि हम जब समझाते हैं तो प्यार से समझ लिया करो, पूरी बातों को सुना करो, क्योंकि कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न भी आ रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। दिल्ली विधानसभा की शक्तियां। दिल्ली विधानसभा को आम राज्यों की तरह कुछ मामलों में कानून बनाने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है, लेकिन इसके अधिकार भी सीमित हैं। किन मामलों में कानून बना सकती है? तो विधानसभा राज्य सूची जिसमें पब्लिक ऑर्डर और पुलिस को छोड़ करके, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर पे नहीं बना सकती है, ठीक है ना। बताया था ना आपको कि केजरीवाल की सरकार में पुलिस ही उनकी नहीं सुनती थी, तो यही रीजन था। और समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बना सकती है। किस पर अधिकार नहीं है बनाने का? तो दिल्ली विधानसभा के पास सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, भूमि, इनसे जुड़े विषय नहीं है, ठीक है। अगला, इन तीनों महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। अगला, उपराज्यपाल की भूमिका, मतलब जो उपराज्यपाल जो है, जैसे अपने यहाँ मुख्यमंत्री होता है वैसे वहाँ पर उपराज्यपाल जो है काम करता है, मतलब कि जैसे अपने यहाँ राज्यपाल होता है वैसे दिल्ली में उपराज्यपाल होता है, ठीक है। दिल्ली का प्रशासनिक प्रमुख केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल यानी कि LG होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि केजरीवाल के बारे में पढ़ा रहे थे तो आपको इसके बारे में काफ़ी चीज़ें बता चुके थे। आगे अब साइंस की बात करते हैं, तो प्रश्न देखिए, ये एग्जैक्ट यही प्रश्न हमने कल कराया था शायद टॉप 500 में। साइंस की टॉप 500 वाली जो PDF दी है, 500 प्रश्नों की जो PDF दी है मेरे भाई, वहाँ से साइंस के पूरे प्रश्न फंसे हैं, एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया है। चुंबक वाला भी दिखाते हैं अभी आपको, देखिए।
तो देखो महिलाओं में जनसंख्या नियंत्रण के लिए होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, देखिए तो महिलाओं में जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन के लिए की जाने वाली स्थायी नसबंदी प्रक्रिया को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है या महिला नसबंदी कहा जाता है। इस शल्य चिकित्सा सर्जरी में महिलाओं की फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करके काट करके बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु तक शुक्राणु नहीं पहुंच पाते हैं और निषेचन फर्टिलाइजेशन रुक जाता है। इसके अलावा अस्थायी और अन्य तरीके भी इसमें शामिल हैं। अन्य तरीके कौन कौन से हैं, तो ये कॉपर टी वगैरह भी हमने कल ही आपको बताया था। इसी प्रश्न के नीचे कॉपर टी के बारे में भी हमने आपको बताया था कि आयुसीडी या कॉपर टी गर्भाशय में लगाया जाने वाला एक छोटा उपकरण है जो गर्भावस्था को रोकता है। फिर गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं जो अंडोत्सर्ग को रोकती हैं। ठीक है, तो आज ये प्रश्न भी अपना फंस गया है। आगे बढ़ते हैं। चुंबक के अंदर देखिए एज इट इज यही प्रश्न कराया था टॉप 500 में। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा किस तरफ होती है, तो ये साउथ से नॉर्थ होती है। ठीक है, देखो चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती है। इसे और स्पष्ट रूप से समझने के लिए दिशा दो भागों में विभाजित होती है। चुंबक के बाहर और चुंबक के अंदर अलग अलग होती है। चुंबक के बाहर कहाँ होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र के बाहर अगर हम बात करेंगे, चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। और चुंबक के अंदर की बात करेंगे, आज अंदर का पूछा गया है, तो रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, और ये हमने आपको बताया था, ये भी उसमें बताया है। आज ये पूछ लिया है, आगे आपसे ये पूछा जाएगा। तो पूरा एनालिसिस देखना और पूरी पीडीएफ अच्छे से पढ़ करके जाना। जिन लोगों ने लिया है पीडीएफ अच्छे से पढ़ करके जाओ मेरे भाई, निश्चिंत होकर के जाओ। मैं तो कह रहा हूं इंद्रधनुष क्यों कैसे बनता है, तो इसमें ऐसे पूरे इसका सही आंसर जो है वो इनमें से पूरा होना चाहिए था, यानी कि इनमें से सभी होना चाहिए था। ठीक है, पर इनमें से सभी ऑप्शन में नहीं दिया था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिया था, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका सही उदाहरण हो जाएगा। एमपी पुलिस में इसके बहुत प्रश्न पूछे थे, एक बार सर्च करना। एमपी पुलिस में इस पर अलग से वीडियो बनाई थी हमने, इंद्रधनुष बाय सक्सेस जंक्शन सर्च करना, तो वीडियो आपके सामने आ जाएगी, अच्छे से पढ़ करके चले जाना। इंद्रधनुष तब बनता है जब आसमान में बारिश की बूंदों और धूप सूर्य के प्रकाश के बीच में विशेष प्रकार की प्राकृतिक खेल होता है। जब सूरज की किरणें पानी की बूंदों से गुजरती हैं तो 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती हैं, जिससे हमें आसमान का एक रंगीन धनुष जैसी आकृति दिखाई देती है। इसी को हम इंद्रधनुष कहते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया 3 वैज्ञानिक चरणों से गुजरती है। कौन कौन से 3 वैज्ञानिक चरण हैं, एक तो अपवर्तन है, बंड विक्षेपण है, आंतरिक परावर्तन है। तो अभी आपके ऑप्शन में आंतरिक परावर्तन दिया गया था, तो आप इसको लगा सकते हैं, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अपवर्तन, जब हवा में मौजूद पानी की बूंदों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो रोशनी हवा से पानी में प्रवेश करती है। सघन माध्यम में जाते ही प्रकाश की गति धीमी हो जाती है। कल बताया था आपको ना, सघन माध्यम से विरल माध्यम वाला पूरा सिस्टम कल समझाया था आपको। ठीक है, और यह अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ जाता है। बता था भाई, जंगल से अगर आप शहर की ओर जाएंगे तो फिर लाठी को बाहर फेंक देंगे, यानी कि वो जो प्रकाश की किरण जा रही थी वो अवलंब से दूर हट जाएगी। फिर जब आप शहर से जंगल में प्रवेश करेंगे तो जंगल में आ गए तो लाठी को अपनी ओर खींच लेंगे, यानी अवलंब पे जो किरण जा रही थी वो अवलंब की ओर झुक जाएगी। ये पूरा आपको अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, बंड विक्षेपण क्या होता है, तो सूर्य का सफेद प्रकाश वास्तव में 7 रंगों से मिलकर के बनता है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। ठीक है, और पानी की बूंद एक प्रिज्म की तरह कार्य करती है, जिससे यह सफेद रोशनी 7 रंगों में टूट जाती है। इसके बाद आंतरिक परावर्तन हो जाता है। रंग बिखरने के बाद बूंद की पिछली सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में परावर्तित हो जाते हैं, यानी कि उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इसकी वजह से हमें ये इंद्रधनुष बना हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो आज इंद्रधनुष के बारे में आपको बता दिया। अब इंद्रधनुष से लगातार प्रश्न आएंगे, तो अगर होगा तो हम एक काम करेंगे, इंद्रधनुष के ऊपर एक बार और वीडियो बना देंगे, या कल सुबह जो वीडियो आएगी ना सुबह सुबह, अब हम देखा करेंगे कौन सा नया टॉपिक आ रहा है, उस पर हम रोज सुबह सुबह वीडियो बना दिया करेंगे, आप लोग देख लिया करना। अगला देखो, एक पेड़ पर कीट, पशु पक्षी और अन्य जीव रहते हैं, किसका जैव भार सबसे ज्यादा होगा, ये भी पूछा गया था। ये भी एक भाई ने प्रश्न भेजा है, सही आंसर हो जाएगा उसी पेड़ का जैव भार सबसे ज्यादा होगा। तो जैव भार बायोमास के मामले में एक पेड़ के पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक जैव भार स्वयं पेड़ उत्पादक का ही होता है। जंतु, कीट, पशु पक्षी की तुलना में पेड़ का वजन कई हजार गुना ज्यादा होता है। जीव जंतुओं के वर्ग में सबसे अधिक प्रजाति विविधता कीटों की होती है, सबसे ज्यादा कीट पाए जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन कुल जैव भार की अगर बात करेंगे तो ज्यादातर पक्षी या स्तनधारियों का जैव भार ज्यादा होता है। जैव भार का मतलब कितना वजन किस में है, भाई वर्तमान में पेड़ पर सारे पक्षी हैं तो पेड़ का वजन सबसे ज्यादा है, तो इसमें जो है पेड़ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, विद्युत चुंबक का सिद्धांत किसने दिया था, तो हैंस क्रिस्टियन और ऑरस्टेड के द्वारा दिया गया था। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में यह प्रश्न कराया था, यह प्रश्न एचटी छपा मिल गया आपको। तो विद्युत चुंबकत्व का आधारभूत सिद्धांत डेनिश भौतिक विज्ञानी हैंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड के द्वारा 1820 में दिया गया था। उन्होंने खोज की कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगला, ओम के नियम, ये तो बहुत बार आपको करा रखा है, ओम के नियम का सूत्र पूछा गया था। तो V बराबर IR, ये ओम के नियम का सूत्र होता है। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर, उसमें बहने वाली विद्युत धारा प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है, यानी V बराबर IR, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी और टॉपिक देख लीजिए, तो जैव प्रक्रम, प्रकाश का परावर्तन, आनुवंशिकी, अम्ल और क्षार, यहाँ से भी एक एक प्रश्न देखने को मिले हैं, और इनके ऊपर ऑलरेडी हम 100 प्रश्नों की PDF बना चुके हैं और आपको नोट्स ग्रुप में दे चुके हैं। ठीक है, जैव प्रक्रम, प्रकाश का परावर्तन और साइंस की टॉप 500 वाली जो PDF दी है, बहुत अच्छे से पढ़ करके जाइए मेरे भाई। साइंस के क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे, गारंटी है मेरी, पूरी फुल गारंटी है, जैसे आज फंसे हैं क्वेश्चन।
चलो हिंदी देख लो। हिंदी में देखो भाई जो जो पढ़ाया था वही वही आया है। एक भाई ने तो लिख कर भी भेज दिया है कि सर हिंदी और इंग्लिश पूरी की पूरी आपके नोट से फंसी है। तो देखो कौन कौन से हैं। नेताजी का चश्मा, इसके लेखक पूछ रखे थे, तो स्वयं प्रकाश, इनका स्वयं प्रकाश जो है इसके लेखक है नेताजी के चश्मा के। नेताजी के चश्मा से 3 प्रश्न आए थे, ठीक है। तो हमने कहानी भी आपको दे रखी है नोट्स में, कहानी पूरी पढ़ लेना, सारी कहानियां दे रखी हिंदी और इंग्लिश दोनों की। माता का आंचल से एक क्वेश्चन आया था। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किसके द्वारा लिखा गया? तुलसीदास के द्वारा, अच्छे से पढ़ा रखा है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण के द्वारा किया गया व्यंग्य कौन से रस में किया गया था? वीर रस में किया गया था, वो भी आपको पढ़ा रखा है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से 5 प्रश्न आए थे, ऐसा एक भाई ने बताया है। तो ये पूरा हमने आपको अच्छे से पढ़ा रखा, अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। जो हिंदी पद्य खंड की वीडियो बनाई है 100 प्रश्नों की, उसमें आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है। उसकी पीडीएफ भी ग्रुप में है। स्वामी का विलोम पूछा गया तो सेवक हो जाएगा। मन्नू भंडारी का एक प्रश्न आया था। दीर्घ स्वर संधि का एक उदाहरण आया था। दिगंबर में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। दिग प्लस अंबर, ये भी हमने करा रखा है व्याकरण वाली वीडियो में, ठीक है। दिग प्लस अंबर, दिगंबर, व्यंजन संधि हो जाएगा। अलंकार का एक प्रश्न अनुप्रास अलंकार का आया था। समास एक, चौपाई एक आई थी, ठीक है। इसके बाद में इंग्लिश देखो, इंग्लिश अपनी पूरी फंसी है। पहले मैथ देख लेते हैं। मैथ द्विघात समीकरण के 2 प्रश्न आए। द्विघात समीकरण की ट्रिक वाली वीडियो हमने आपको बता रखी है और इसकी पीडीएफ भी ग्रुप में डाल रखी है। 50 प्रश्न कराए थे ट्रिक वाले द्विघात समीकरण के, उसी में से प्रश्न फंस जाएंगे बोला था और ट्रिक के, और वही प्रश्न आ गए हैं, ठीक है। एक प्रश्न माध्यिका, माध्यिका और बहुलक, इन तीनों से एक एक प्रश्न आया है। तो ये अभी आपको हमने उसमें जो है ग्रुप में दे रखा है और इसकी एक अलग से वीडियो हम बना देंगे। माध्य माध्यिका बहुलक की आज ही वीडियो बना देंगे, है ना, आज रात में आपको मिल जाएगी, ठीक है। एक प्रश्न त्रिभुज का आया है, व्रत का एक प्रश्न आया, ये सब करा रखे हैं। बहुपद के शून्यक वाली 50 प्रश्न करा रखे हैं पॉलिनोमियल के नाम से, ठीक है, उसकी भी पीडीएफ ग्रुप में है। टिग्नोमेट्री के 2 प्रश्न, मेंसुरेशन के एक प्रश्न एल्जेब्रा से, एपीजीपी से 3 प्रश्न आए थे। सम वाले की एनवा पद कौन सा होगा, ये आपको हमने प्रैक्टिस सेट में करा रखा है। एनवा पद कौन सा होगा, है ना, सारे आपको रूल करा रखे हैं, नियम करा रखे हैं। 52 ताश के पत्ते, देखो 52 ताश के पत्ते, पान और ईंट वाले प्रश्न जो है यही कराया था प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में। एज इट इज यही प्रश्न कराया था, ईंट के पत्ते और पान के पत्ते, यानी कि लाल कलर वाला, और वही प्रश्न आज फंस गया है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण से ही प्रश्न आए, ये सब आपको करा रखा है मेरे भाई। पूरा एकदम हैक कर दिया है पेपर को, तो है ना, मतलब ये मत कह देना कि सर ने पेपर हैक कर लिया, नहीं भैया ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि पेपर का जो कंटेंट है वो अपने नोट्स से आया है मेरे भाई, ठीक है। चलो अब देखो इंग्लिश, फर्स्ट फ्लाइट, तो ए लेटर टू गॉड, आई सेंड फायर टाइगर इन द जू, इससे भी प्रश्न आए हैं। 2 प्रश्न इसमें से आए हैं और ये सब आपको करा रखा है बहुत अच्छे से। इसका तो हिंदी और इंग्लिश दोनों हमने आपको समझा रखा है, कई बार आपको समझाया था। ऑथर नेम, 2 ऑथर नेम से प्रश्न आए हैं, ठीक है। हमने कहा था ऑथर के नेम जरूर पूछे जाएंगे, सबका ऑथर नेम याद करके जाना। ग्रामेटिकल एरर से 3 प्रश्न आए हैं। में, मट, में, माइट वगैरह से, मॉडल से भी अच्छे खासे प्रश्न देखने को मिले हैं। और अगला देखिए, ये छोड़ दो, ऐसे जो है ऐसे आया था, हाँ, ऐसे का इरेलेवेंट पार्ट कौन सा होता है, वहाँ से प्रश्न पूछा गया था। और मॉडल्स के 2 प्रश्न हैं, प्रीपोजिशन के 2 प्रश्न हैं, ठीक है। और इसके बाद में टेंस के 2 प्रश्न हैं। मिसविल स्टोरी से प्रश्न पूछा गया है। बिलिंडा वाली पोएम से 3 प्रश्न आए थे, वही 4 पशु पक्षियों वाले जो उनके नाम थे, 4 जानवर पाल रखे थे ना, जो हमने करा रखा है, वही उसमें उसकी बिल्ली के बच्चे का नाम इंक है, ये प्रश्न आया था। इसके कलर, इसका जो बालों का रंग है बिलिंडा का, उसका येलो कलर है, ठीक है। ये पूछा गया था कौन से कलर का है, तो येलो कलर का है, ये भी आपको बता रखा है, ठीक है। और एक प्रश्न मच का आया था, एक प्रश्न मैनी का आया था। ये सारे आपको करा रखे हैं, मच और मैनी, यानी कि ये आपका इंग्लिश ग्रामर से आया। इंग्लिश ग्रामर की अलग से पीडीएफ आपको दे रखी है, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। तो ये आज का एग्जाम एनालिसिस है। डेली आपको हर शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस मिलेगा। बस आपसे निवेदन है कि आप अपने प्रश्नों को इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कर देना, 7052547003 पर, ठीक है, एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप इसी नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं, या फिर सीधे मेरे भाई आप तो पेमेंट कीजिए और कंप्लीट नोट्स लीजिए। ज़्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि समय आपके पास में भी नहीं है। अगर 2 दिन का समय भी बचा है आपके एग्जाम में, तो आप अभी भी इन नोट्स को पढ़ करके कम से कम 15 से 20 नंबर अपने इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।